अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान या जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, जब आप अपने स्पाउस का पाकिस्तान से जर्मनी के लिए फैमिली रियूनियन वीज़ा नए कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करते हैं ना, जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो एम्बेसी की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ऑप्शन मिलती है। जब अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपने जर्मन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। जो उस वक़्त आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस वक़्त आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये जितने भी आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ सिर्फ़ यही लेके जाने हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। लेकिन इससे पहले पता क्या होता था, जब कॉन्सुलर सर्विसेज़ पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ था, उस वक़्त मैंने देखा कि एम्बेसी के अंदर बच्चियाँ, बेचारी लड़कियाँ, बेचारी फैमिलीज़ जो है ना, फ़ोटो एल्बम्स इतने हैवी-हैवी उठा के लेके आया करती थी कि बंदा जो है ना सोच के हैरान हो जाता था कि ये वीज़ा इंटरव्यू है या क्या चीज़ है। तो अब जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इंतहाई ईज़ी और स्मार्ट प्रोसेस है। आप जो है ना डॉक्यूमेंट सुनेंगे तो आप भी सुन के हैरान रह जाएँगे। डिजिटल होने का कितना फ़ायदा है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ़ यही लेके जाने हैं। जो आपने कॉन्सुलर सर्विसेज़ पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना, वो नहीं लेके जाने हैं। ये जो एम्बेसी ने बताया ना, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक एप्लीकेंट के लिए है, यानी कि अगर वाइफ़ अपने हस्बैंड के पास आना चाह रही है, यानी कि स्पाउस अपने हस्बैंड के पास जब आना चाह रहा है। जब बच्चे के बीच में होंगे, तो वो एडिशनल है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए जी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आएँ, मैं आपको जो है ना वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट पढ़ के बताता हूँ। आपकी जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाए एम्बेसी के साथ, तो उस वक़्त एम्बेसी के अंदर आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वीज़ा इंटरव्यू के दौरान, यानी कि ऑन साइट इंटरव्यू के दौरान आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसकी जो चेकलिस्ट होती है, वो आपके कंसुलर सर्विसेज़ पोर्टल के अंदर ही आ जाती है। यहाँ पे लिखा आ रहा है जी ओपन चेकलिस्ट। ये वाली जो स्टेज आपके सामने खुली हुई है, ये उस वक़्त आती है जब आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी के प्रिलिमिनरी रिव्यू से निकल जाती है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट होते हैं, एम्बेसी आपको ऑप्शन दे रही होती है कि आप जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें और उसके बाद आपकी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट खुलेगी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये लिखा आ रहा है जी चेकलिस्ट फॉर योर ऑन साइट अपॉइंटमेंट, यानी कि जो आपने एम्बेसी में जाके इन पर्सन आपके स्पाउस ने जो वीज़ा इंटरव्यू देना है, उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ये उसके बारे में है। ये लिखा हुआ जी रीज़न ऑफ विज़िट के एम्बेसी को जो ना आप किस लिए विज़िट करने जा रहे हैं, आप जनाब वीज़े के लिए जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, कि वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद ये एम्बेसी का एड्रेस लिखा हुआ है, तो फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। उसके बाद नीचे चले जाएँ, यहाँ पे लिखा है एम्बेसी ने कि कौन-कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ये लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले लिखा हुआ उन्होंने बायोमेट्रिक फ़ोटो। ये जो बायोमेट्रिक फ़ोटो है ना, जब आप कंसुलर सर्विसेज़ पोर्टल के ऊपर अपनी फ़ाइल अपलोड कर रहे होते हैं ना, उस टाइम एम्बेसी नहीं माँगती। ये चीज़ें आपने बाद में उनको वहाँ प्रोवाइड करनी जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स भी उसी टाइम पे लिए जाएँगे, आपका बायोमेट्रिक फ़ोटो भी उसी टाइम पे लिया जाएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे। ये जो बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ हैं, उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्होंने कि ये उसकी हाइट होनी चाहिए, ये उसकी विड्थ होनी चाहिए, ये सैंपल का उन्होंने फ़ोटो दिया हुआ है। ये उन्होंने कहा कि ये सारे गलत हैं, ये जो इस तरीके से फ़ोटोज़ लिए गए, ये सारे ठीक हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो ना वीज़ा फ़ीस लेके आनी है €75। अगर आपकी उम्र जो ना 18 साल या इससे ज़्यादा है, तो वो जो ना आप लोग अडल्ट में कंसिडर होते हैं, अडल्ट की फ़ीस €75 है। तो माइनर के लिए एग्ज़ैम्पशंस भी हो सकती हैं या जो भी एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के अंदर एचपीएल है ना, जो 15 मिनट की वॉक पे है, वहाँ पे ही आपने एम्बेसी के अंदर ही जमा करवानी है। हाँ जी, इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ जो अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन की जो ईमेल आई ना आपको, उसका भी आपने प्रिंट लेके आना है, वो ये है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कंसुलर सर्विसेज़ पोर्टल में, तो आपको बुक करने के कुछ टाइम के बाद, 1-2 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर-अंदर जो है ना, आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाती है इस तरीके से, जिसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट नंबर होता है, आपकी टाइमिंग होती है, तो ये आपने इसका प्रिंट लेके जाना है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि प्रूफ ऑफ सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस। जो आपने पाकिस्तान से अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बनवाई ना, वो आपने लेके जानी है साथ। उसका जो ना अगर आपने डेट उसके ऊपर लिखवाई हुई है इससे पहले की, तो जिस दिन आपका वीज़ा है ना, उस दिन से ऑनवर्ड 1 साल की जो ना उनके ऊपर डेट लिखवा लें, डेट चेंज कर देते होते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने जर्मनी से जो ना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ लिया है, तो वो भी आपने साथ लगाना है। ये जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ये आपके लिए जो ना बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि आपने अपना पासपोर्ट लेके आना है, जो ओरिजिनल पासपोर्ट है ना, जो इस वक़्त आपका वैलिड पासपोर्ट है, वो आपने लेके जाना है। तो इसके अलावा जो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट है, वो भी आपने ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आपने अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट लेके जाना है ओरिजिनल। उसके बाद आपने अपना जो है ना बर्थ सर्टिफ़िकेट लेके जाना है ओरिजिनल। ये एप्लीकेंट ने अपनी चीज़ें लेके जानी है कि अगर आपका इंटरव्यू है, तो आपने अपनी चीज़ें लेके जानी है, हस्बैंड की नहीं लेके जानी। ये सारी आपके बारे में ही लिखी हुई है। फिर एम्बेसी ने लिखा कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा ये जो ऊपर आपको बताए गए,
जो कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल में आपने अपलोड किए ना इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, उनमें से कोई भी नहीं लेके ना, आपने सिर्फ यही लेके आना है, ये जो आपको यहाँ बताए हुए हैं। कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल का ये भी फ़ायदा हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट्स का प्लंदा उठा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेडिंग फ़ोटोज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग पहले वेडिंग के एल्बम लेके जाते थे। मैं देखता था वहाँ पर कई बच्चियाँ आती थी या कई लड़कियाँ आती थी या कई फैमिलीज़ आती थी, उनके पास चारों के पास इतने-इतने बड़े जो ना फ़ोटो एल्बम होते थे। तो ये चीज़ें अब आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बड़े माकूल से डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल होने का ये फ़ायदा है। इसके बाद जो राइट साइड पे चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ नोट कि आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसी के सामने अपनी अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले लाज़मी आपने आना है। ये ना हो के आपकी अपॉइंटमेंट अगर 8 बजे है, तो जो ना आप 8 बज के 5 मिनट पे या 8 बज के 10 मिनट पे या 8 बजे ही पहुँच रहे हैं। आपकी अपॉइंटमेंट अगर 8 बजे है, तो आप 7 बज के 45 मिनट पे एम्बेसी के दरवाज़े के सामने हों। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आपने अपने सेल फ़ोन, लैपटॉप या जो भी चीज़ें आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, वो आपने साथ में लेके जाना है, या कोई आपके पास कोई शार्प चीज़ है, कोई छुरी, चाकू या कोई काँटा, वो कोई चीज़ इस तरीके की आपने एम्बेसी में नहीं लेके जानी। उसके बाद लिखा हुआ लगेज, लगेज में उन्होंने लिखा है छोटा-सा बैग एक अलाउ है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स हों, ये जो आपको अभी मैंने गिनवाए हैं। तो ये आप डाल के ले जा सकते हो। ये उनकी शटल सर्विस है एम्बेसी की। उन्होंने लिखा कि आपने जो है ना शटल सर्विस लेके, हमारी शटल सर्विस लेके आपने जो है ना एम्बेसी तक आना है। तो उन्होंने कहा कि शटल वाले बंदे से, ये उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ये उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपने जो है ना शटल वाले बंदे से अपने अपॉइंटमेंट से पहले राब्ता कर लेना है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो है ना कोई 10 अप्रैल को अपॉइंटमेंट है, तो आप जो है ना उसके साथ कोई 4-5 अप्रैल को राब्ता करके उसको बता दें कि भई आपने उसके साथ जाना है। हो सकता है उसने कोई सीट्स की रिज़र्वेशन करनी हो, या जो है ना उस हिसाब से उसने बसें चलानी हो, या जो भी उसके पास कोई रिकॉर्ड हो, ताकि ना अच्छे तरीके से वो मैनेज कर पाए। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि आपने अपॉइंटमेंट के लिए उस बंदे को पहले बता देना है। तो ये सारा लिखा हुआ है। जो भी उस शटल सर्विस का किराया होगा, वो उन्होंने कहा कि आपने उसको खुद देना है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो भी किराया वो लेंगे, वो आपने खुद देना है। इस बात को आप ज़हन में बिठा लें, ख़ास तौर पर वो लोग जो पहली दफ़ा जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाएँगे। जब आपने जर्मन एम्बेसी जाना ना इंटरव्यू के लिए, तो आपने वीज़ा सीकर्स की जो शटल है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए जाना है। और ये शटल सर्विस का जो टर्मिनल है, वो एम्बेसी से तकरीबन 19 किलोमीटर के फ़ासले पे है, और जो शटल है, वो तकरीबन 40 से 45 मिनट ले लेती है, आपको उस टर्मिनल से उठा के एम्बेसी तक ड्रॉप करने में। लिहाज़ा जब आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है, मिसाल के तौर पे आपकी अपॉइंटमेंट है 10 बजे, तो आपने क्या करना है कि आप शटल सर्विस पे 8 बजे जाके बैठे हुए हों। 2 घंटे आप पहले जाके बैठें, क्योंकि शटल में बाज़ औक़ात रश होता है, आपसे पहले जो लोग गए हैं, उन्होंने पहले जाना है। तो आपको आपकी बारी पे बिठा के लेके जाएँगे, आपने वहाँ पे टिकट भी खरीदनी है, आपने उनके लॉकर में अपना सामान भी रखना है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपको अपनी गाड़ी शटल टर्मिनल पे रोकनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको पार्क करनी पड़ेगी। इस सारे प्रोसेस पे आपको कम से कम जो है ना घंटा, डेढ़ घंटा लग जाना है। तो लिहाज़ा आप अपने घर से जब जाएँ, तो अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट से तकरीबन 2 घंटे पहले शटल टर्मिनल के पॉइंट पे पहुँचे। इस चीज़ को आप लाज़मी इंश्योर करें, अदरवाइज़ जो है ना आप अपॉइंटमेंट पे लेट पहुँचेंगे। जब आप इस 19 किलोमीटर के फासले की टिकट लेंगे ना, तो आपको वहाँ से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका खर्चा यूरोज़ में शुरू हो चुका हुआ है, आप वाक़ई जर्मनी जा रहे हैं। क्योंकि ये जो 19 किलोमीटर का किराया है ना, ये इतना हाई है कि आपको फ़ीलिंग आएगी कि पाकिस्तान में रह के मेरा खर्चा यूरोज़ में हो रहा है। आखिर जनाब किराया क्यों ना हो, आप जर्मनी जो जा रहे हैं। तो जो बंदे अपॉइंटमेंट से होके आ रहे हैं, वो लाज़मी नीचे आके जो है ना कमेंट में लिखें कि आपने कितना किराया दिया था। आप ये भी बताएँ कि आपने शटल बस इस्तेमाल की थी, या जो है ना वहाँ से आपने उनकी गाड़ी इस्तेमाल की थी। क्योंकि गाड़ी का रेट और है और बस पे जाने का रेट और है। मेरा ख़्याल है आपको डॉक्यूमेंट्स की सारी समझ आ गई होगी। आपने इसी सीक्वेंस के साथ, इसी ऑर्डर के साथ जो है ना डॉक्यूमेंट आपने तैयार करके लेके जाने हैं, और आपने अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर ड्यू टाइम पे पहुँचना है। आपने टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचना है। ये ना हो कि उधर से 8 बजे आपकी अपॉइंटमेंट हो, आप 8:30 वहाँ पहुँच रहे हों। तो एम्बेसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो लिहाज़ा आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे बहुत टाइम से पहुँचना है, कि ये ना हो कि अपॉइंटमेंट आपकी मिस हो जाए। ये जो स्टेज अब आपके ऊपर आई है ना, कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपने जो है ना वीज़ा इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में इन पर्सन जाना है। इस काम के लिए लोग 2-2 साल और ढाई-ढाई साल जो है ना वेट करते थे कि हमारी अपॉइंटमेंट आए, हम डॉक्यूमेंट जो है ना एम्बेसी में सबमिट करवाएँ। तो जब से जो है ना कॉन्सुलर सर्विसेज़ पोर्टल शुरू हुआ है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों, तो आपको जो है ना 1 महीने के अंदर-अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर-अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये मार्च की आज जो है ना 4 तारीख है। फ़िलहाल के लिए जो है ना ये सूरत-हाल चल रही है। आगे-आगे जो है ना अगर रश बढ़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है। तो चलें जी, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और वीज़ा इंटरव्यू की आप तैयारी करें। और जो वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी है, उसके बारे में वीडियो मैं अपने अकाउंट पे कुछ ही दिनों तक अपलोड करने वाला हूँ। उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आ जाएगा, और जो ना वीडियो भी वो अपलोड हो जाएगी, आपको जो ना वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। लिहाजा स्टे कनेक्टेड। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ कि ये वाला जो दिन है ना, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में जा रहे हैं, ये बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ आता है।
لہٰذا میاں اور بیوی دونوں اللہ کا شکر ادا کریں، خاص طور پر وائف جو پاکستان کے جوائنٹ فیملی سسٹم والے ماحول سے نکل کے اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا ہے۔ اور ہسبینڈ بھی انتہا کا شکر ادا کرے کہ جب اس کی وائف جرمنی آ جائے گی اس کے پاس، اس دن سے اس کا کوئی پردیس نہیں ہوگا، اس دن سے جرمنی اس کا اپنا گھر ہوگا۔ پردیس انہی ہسبینڈس کے لیے ہے جن کی بیگمات پاکستان میں ہیں اور وہ جو نا خود جرمنی میں سڑ رہے ہیں، جن کے بچے پاکستان میں ہیں وہ خود جو ہے نا جرمنی یا کسی بھی کنٹری میں سڑ رہے ہیں۔ لہٰذا جن کی بیگمات اور ان کے بچے ان کے پاس ہیں جرمنی میں یا یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں، ان کا کوئی پردیس نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس بلائیں، ان کا سکون لیں، ان کو سکون دیں۔ جو آپ نے سو کالڈ اس کو پردیس بنایا ہوگا نا، تو جب آپ کے بیوی بچے یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ آپ کا پردیس نہیں رہے گا۔ جو آپ نے پیچھے غربت مکاؤ پروگرام شروع کیا ہوا نا، یا جو نا خاندان کے اندر آپ نے لوگوں کی منتھلیاں فکس کی ہوئی ہیں، اس چیز سے نکل کے اپنے بیوی بچوں پہ دھیان دیں، اپنی فیملی پوری کریں، ان کو اپنے پاس بلائیں، ان کو ایک اچھا مستقبل دیں۔ آپ کے بیوی بچے ہی ہوں گے جو آپ کے کام آئیں گے۔ جب بچے بھی آ جائیں گے ایٹ دی اینڈ جو نا ہسبینڈ اور وائف ہی رہ جائیں گے۔ لہٰذا اپنے اس رشتے کو جو نا جتنا حسین کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اس میں جو نا جتنے بھی آپ دور رہیں گے اتنی زیادہ دوریاں آئیں گے، ان کو اپنے پاس بلا کے اس چیز کو ختم کریں۔ اگر آپ کو ویزا اپلائی کرنا نہیں آتا، میں نے ویڈیوز بہت سادہ انداز میں بنائی ہوئی ہیں کہ ہر بندہ خود اپلائی کر سکتا ہے، کسی ایجنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویزا نہیں اپلائی کرنا آتا تو آپ جو نا میری ویڈیوز دیکھیں، ویڈیوز دیکھ کے آپ جو نا ویزا خود اپلائی کریں، کسی ایجنٹ کی کسی مڈل مین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو نا ویزا اپلائی کریں اور مجھے آپ دعائیں دیں۔ اگر آپ کو پھر بھی ویزا اپلائی نہیں کرنا آتا میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی، تو آپ جو نا میری سروسز بھی لے سکتے ہیں، میں بھی جو نا آپ کو سروسز دے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کو جو نا میری باتیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔